बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बताएं। विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। बाबा केदार की डोली ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना भी हो चुकी है। 29 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली पहुंचेगी। 6 महीने तक ओंकारेश्वर में ही शीतकाल प्रवास केदारनाथ का होगा। यहीं पर लोग दर्शन पूजन कर पाएंगे और 6 महीने के लिए बाबा केदार अब ओंकारेश्वर में रहेंगे। 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहेंगे बाबा केदार। डोली जब निकली उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया। लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। कपाट बंद होने के साथ ही लोग वहां पर पहुंचे, बाबा का आशीर्वाद लिया और अब ये जो डोली है आगे के लिए प्रस्थान कर चुकी है, जहां पर साथ में लोग भी चल रहे हैं। बम बम भोले के नारे लगाए जा रहे हैं और आपको बताएं कि 6 महीने ओंकारेश्वर में ही अब जो शीतकाल का प्रवास है वो यहां पर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, केदारनाथ में काफ़ी बर्फबारी भी होती है। पूरा ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इस वक्त, वो मंदिर बर्फ से ढक जाता है और इसी वजह से जो शीतकाल का प्रवास होता है वो ओंकारेश्वर में भगवान का होता है। और ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 6 महीने के लिए अब बाबा ओंकारेश्वर में ही रहेंगे। वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होगी, वहीं पर लोग दर्शन कर पाएंगे। और जब अगला 4 धाम यात्रा फिर से आयोजित होगा उस वक्त फिर से बाबा को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो डोली है उसकी रवानगी हो चुकी है और 6 महीने का जो शीतकाल का प्रवास है वो ओंकारेश्वर में होगा। जया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगला। एक अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कायारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का। ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका। तो बाबा केदार की डोली रवानगी हो चुकी है ओंकारेश्वर मंदिर के लिए और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त आपको बताएं कि बाबा केदार की डोली के बाद अब जो प्रक्रियाएं हैं यमुनोत्री धाम के कपाट के बंद करने की भी शुरू हो जाएंगी। 12:09 पर यह समय तय किया गया है। लेकिन पंकज, सबसे पहले अपडेट कीजिएगा, जो बाबा केदार की डोली निकली है वो किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगी, कब तक ओंकारेश्वर मंदिर तक ये डोली पहुंचेगी, यमुनोत्री धाम के कपाट जो बंद होंगे उसके लिए प्रक्रियाएं क्या रहेगी, बताइएगा। जया, देखिए बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बाबा केदार के कपाट बंद होंगे और तमाम श्रद्धालु उसके साक्षी बनेंगे। 3000 के करीब श्रद्धालु आज बाबा के दरबार में रहे हैं जब कपाट बंद हुए थे और सुबह 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जिस तरह से भोग लगाया जाता है, जो विधि विधान होता है, वेद उच्चारण होते हैं, उसके हिसाब से पूरी प्रक्रियाएँ संपन्न की और 8:30 बजे बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मराठा रेजिमेंट की जो एक मनमोहक धुन होती है उसके साथ बाबा की डोली अब ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो चुकी है और ये पहला 2 पड़ाव जया इसमें बनाए गए हैं। पहला पड़ाव रामपुर में बनाया गया है और दूसरा पड़ाव गुप्तकाशी में किया जाएगा। पहले पड़ाव की जो दूरी है वो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की ये दूरी होगी जो डोली रहेगी और मराठा रेजिमेंट की बैंड के धुन के साथ तमाम जो वहाँ के पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और पांडा समाज के लोग हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसके साक्षी बनेंगे और उसके साथ एक बैंड की धुन के साथ बाबा की डोली को आज रामपुर पड़ाव में रोका जाएगा। और उसके बाद कल सुबह फिर से बाबा की डोली उसी बैंड की धुन के साथ और तमाम लोग और जो वहाँ के पांडा समाज होते हैं, तीर्थ
तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके साथ फिर से डोली आगे बढ़ेगी और दूसरा पड़ाव गुप्त काशी में बनाया गया है। परसों 29 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ की डोली फिर ओंकारेश्वर मंदिर जो शीतकाल पड़ाव बाबा का माना जाता है वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर ही विधि विधान के साथ ओंकारेश्वर में बाबा की डोली की स्थापना की जाएगी, क्योंकि इस बार बेहतर तरीके से शीतकाल के दौरान भी जया सरकार एक प्लान तैयार कर रही है कि यात्रियों को आए और श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन कर चुके तो बाबा केदार के दर्शन शीतकाल के प्रवास पर भी किए जा सकेंगे। तो सभी व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से हुजूम तमाम दर्शक एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से 3000 के करीब जो श्रद्धालु हैं बाबा के केदारनाथ के कपाट बंद होने के वक्त पर साक्षी बने हैं। तो ये बहुत मनमोहक दृश्य होता है, बहुत ज़्यादा कहे तो, क्योंकि एक सुंदर घाटी बाबा केदार की मानी जाती है और सफ़ेद चोटियों से ढकी हुई बाबा केदार की घाटी के तमाम जो लोग हैं वो साक्षी बनना चाहते हैं। अब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट जया बंद कर दिए गए हैं। अब शीतकाल प्रवास पर ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन किए जाएंगे। वहीं पंकज और ओंकारेश्वर में ही दूसरी बात देखिए, क्योंकि आप बने रहिए पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें बड़कोट से, आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। भैया दूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए होंगे बंद और मां यमुना की डोली खरसाली के लिए रवाना होगी। आज खरसाली गांव में यमुना मंदिर में मां यमुना की डोली विराजमान होगी। तो देखिए भैया दूज के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं शीतकाल के लिए। इससे पहले कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे। आज बाबा केदारनाथ के कपाट भी बंद कर दिए गए। डोली की रवानगी ओंकारेश्वर मंदिर के लिए हो चुकी है और अब मां यमुना की डोली खरसाली के लिए रवाना करेगी। विधिवत रूप से यमुनोत्री धाम के कपाट 12:09 पर बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद जो डोली है उसकी रवानगी हो जाएगी। कि मां यमुना जी के आज कपाट बंद होने हैं, जिसका मुहूर्त पहले से ही तय है कि आज 12:09 पर मां यमुना जी के यहाँ पर यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद मां यमुना जी की पूजा अर्चना, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली कुशीमठ में होगी। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार पुनः भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती है मां यमुनोत्री मंदिर समिति। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़कोट से बड़ी खबर दे। शनि देव की डोली खरसाली गांव से रवाना, यमुना मंदिर से रवाना हुई शनि देव की डोली और यमुनोत्री धाम के लिए शनि देव की डोली रवानगी हो चुकी है। आपको बताएं कि बहन यमुना को लेने के लिए शनि देव पहुंचेंगे सबसे पहले मंदिर। और ये देखिए ये परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। सबसे पहले शनि देव की जो डोली है वो यमुना मंदिर पहुंचती है, वहां से वो अपनी बहन को लेंगे। कहा जाता है कि बहन भाई का रिश्ता है दोनों में, यमुनोत्री और साथ ही शनि देव में। और ऐसे में सबसे पहले शनि देव की जो डोली निकली है विधिवत, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो डोली है यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां पर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे और उसके बाद खरसाली के लिए रवानगी हो जाएगी और यहीं से भगवान शनिदेव अपनी बहन को लेकर यमुनोत्री को लेकर वो खरसाली के लिए रवाना हो जाएंगे। और नितिन मेरे सहयोगी बड़कोट से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्योंकि शनिदेव की डोली की रवानगी हो चुकी है जो अपनी बहन को लेने के लिए पहुंचेंगे यमुनोत्री और वहां के बाद खरसाली के लिए रवानगी होगी, जानकारी दीजिएगा ये क्या परंपरा है, किस तरीके से इसका निर्वहन आज हो रहा है? देखिए जय, ये सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि जो शनिदेव महाराज हैं, यानी कि जो यमुना जी के भाई हैं, वो शनिदेव महाराज खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम को अपनी बहन को लेने आज भैया दूज के मौके पर पहुंचते हैं। और प्रक्रिया जो प्रक्रियाएं जो चलती है, इसमें सुबह पूजा अर्चना के बाद शनिदेव महाराज की जो डोली है, जो ग्रामवासी हैं खरसाली गांव के, जो तीर्थ पुरोहित भी हैं यमुनोत्री धाम के, वो डोली के साथ होते हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन जो है पूरा डोली के साथ मौजूद रहता है और यमुनोत्री के लिए ठीक 8:30 बजे रवाना हो गया। इसके बाद की जो विधि विधान के अनुसार जो है 12:09 पर कपाट बंद होने का जो समय है वो मुहूर्त अगर उसका देखें तो अभिजीत मुहूर्त और सर्वाण योग के तहत जो है आज कपाट बंद होने जा रहे हैं। जया जी, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे और आज गृह मंत्रालय की जो बैठक होने वाली है उसमें वो शामिल होंगे। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम धामी भी अपनी बात रखेंगे।
बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां से वो सूरज कुंड के लिए रवाना करेंगे और वहीं पर ये बैठक आयोजित होने वाली है। गृह मंत्रालय की बैठक है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्योंकि बेहद अहम बैठक आज सूरज कुंड में होने जा रही है, गृह मंत्रालय की ये बैठक जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कब से ये बैठक शुरू होगी, क्या अपडेट है, उत्तराखंड की कौन सी बातें यहाँ पर रखी जा सकती हैं, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। देखिए जया, अगर बात करें तो आज दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होनी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तराखंड सदन दिल्ली में मौजूद हैं। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद यानी तकरीबन 10:15 बजे के करीब वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और सूरज कुंड आएंगे। चूंकि यहाँ पे होटल ताज विवांता में तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रुकने की व्यवस्था की गई, तो यहीं पर वो रुकेंगे आके और फिर बैठक में तकरीबन 2:30 पे यहाँ पे पहुंचेंगे। तैयारियां एक बार आपको दिखा देते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेड करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है और जो पुलिस वाले हैं वो तमाम सारे पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हो चुके हैं, क्योंकि तमाम सारे राज्यों के सीएम आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, डीजीपी आ रहे हैं और राज्यों के गृह सचिव भी आ रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरीके से बॉर्डर स्टेट है वो वहाँ पे उत्तराखंड में, और 2 राष्ट्रों की सीमा वहाँ से लगती है, चीन और नेपाल से, तो जाहिर तौर से बात है कि किस तरीके से सामरिक दृष्टि से वहाँ पे चुनौतियां हैं और किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री अपनी ओर से यहाँ पे जानकारी देंगे। कल मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट एरिया है, तो जो बॉर्डर्स पे दिक्कत है, जो बॉर्डर्स पे तमाम सारी चुनौतियां हैं, उसको लेकर के वो इस बैठक में जानकारी देंगे और जो तमाम सारी संसाधन चाहिए होता है केंद्र सरकार की ओर से या फिर अगर कहिए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है उनसे, तो उन तमाम सारी चीजों की जानकारी देते हुए उनसे सहयोग की भी अपेक्षा की जाएगी। तैयारियां जो हो रखी हैं उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखा दी है। हालांकि धीरे धीरे अब वहां पर लोग पहुंचेंगे। आप बने रहिएगा अविनाश, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको दें। मल्लिकार्जुन खड़गे की संचालन समिति में हरीश रावत को जगह मिली है। वर्किंग कमेटी की जगह बनाई गई है संचालन समिति। ये परिवर्तन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 47 सदस्यीय संचालन समिति तैयार की है, ऐलान कर दिया है इसका। उत्तराखंड से सिर्फ हरीश रावत को संचालन समिति में जगह मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि हरीश रावत लगातार अपनी उपेक्षा की बात भी करते रहते हैं, कई बार मनमुटाव की खबरें भी हमने आपको दी, लेकिन अब देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है और उत्तराखंड से सिर्फ हरीश रावत का नाम है संचालन समिति में। हमारे साथ लगातार अविनाश बने हुए। अविनाश, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हरीश रावत के लिए है या कितनी बड़ी उपलब्धि उस समय में जब लगातार उत्तराखंड से गुटबाजी की खबरें आती हैं, कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। हरीश रावत कई बार खुलकर ये बोल चुके हैं, लेकिन संचालन समिति में उत्तराखंड से सिर्फ उनको जगह मिली। जी बिल्कुल जो है ये बड़ी चीज़ है हरीश रावत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत बीते दिनों से कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहती है और यही कारण है कि उन्हें अब संचालन समिति में भी शामिल किया गया है। संचालन समिति में जो सदस्य शामिल हुए हैं वो जाहिर तौर से बात है कि आगे किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस का रोड मैप तैयार किया जाए, कैसे 2024 का चुनाव सशक्त तरीके से लड़ा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार करेगी। और हरीश रावत को जगह दी गई है तो जाहिर तौर से बात है कि उनके पास दारोमदारा होगा कि उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीट है उसको जीत के लिए कैसे रोड मैप तैयार करे। और हरीश रावत को ये जगह दी गई है तो जाहिर तौर से बात है कि उनके ऊपर अब और जिम्मेदारी आई है। जिस तरीके से अगर बात करें 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, उनको ही पूरे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी दी गई थी। और अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के संचालन समिति में उनको जगह दी गई है तो अब एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। 2024 का जो रोड मैप तैयार होना है उसमें जो 47 सदस्यीय टीम बनी है ये पूरी तरीके से अपने विचार रखेगी, अपनी रणनीति रखेगी। तो हरीश रावत किस तरीके से रणनीति रखते हैं उत्तराखंड को लेकर के, क्योंकि कल जब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद हरीश रावत ने साफ तौर पे कहा कि जो बीत गया उसको हम भुला के आगे नए सिरे से बढ़ेंगे और नए सिरे से बढ़ते हुए उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये एबीपी गंगा के साथ बातचीत में कहा था। तो अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो अब कैसे रणनीति वो बनाते हैं और किस तरीके से 2024 के फाइट के लिए वो उत्तराखंड में कांग्रेस को तैयार करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। पौड़ी जिले में छावनी परिषद क्षेत्र है लैंसडाउन और रक्षा मंत्रालय के आर्मी हेडक्वार्टर ने यह प्रस्ताव मांगा है। 132 साल पहले रखा गया था लैंसडाउन का नाम और ब्रिटिश काल के दौरान लैंसडाउन इसका नाम रखा गया था। कालों का डांडा हो सकता है लैंसडाउन का नाम।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लैंसडाउन का नाम बदला जा सकता है। ब्रिटिश काल के दौरान ये नाम रखा गया था। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, लैंसडाउन का नाम बदल सकता है, कालू का डांडा नाम रखा जा सकता है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए लैंसडाउन 132 साल पुराना नाम रखा हुआ है और छावनी परिषद है। ब्रिटिश काल के दौरान ही छावनी परिषद बनाया गया था लैंसडाउन को और उस दौरान से ही ये नाम लैंसडाउन चला आ रहा है। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय का आर्मी हेडक्वार्टर है, उन्होंने उत्तराखंड सब एरिया से ये सब प्रस्ताव मांगे हैं कि छावनी परिषद जो उत्तराखंड में है, चाहे वो स्कूल हो, तमाम संस्थान हो या छावनी परिषद हो या सड़कों के नाम हो, उनके नाम बदलने के प्रस्ताव मांगे थे। तो इस तरह का नाम लैंसडाउन का यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजा जा सकता है कि लैंसडाउन का नाम बदला जाए और फिर आर्मी हेडक्वार्टर के जरिए ही उसके नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। और ये माना जा रहा है कि कालों का डांडा, जो बादलों, घने बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र, उसका नाम इस तरह से उच्चारण किया जा सकता है, कालों का डांडा उसका नाम रखा जा सकता है। अभी फिलहाल आर्मी हेडक्वार्टर को यहाँ जो उत्तराखंड सब एरिया है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव के बाद ही इसमें अंतिम मोहर लगेगी। अभी सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है कि लैंसडाउन का नाम बदलने पर विचार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।